द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वह लोग चाहिए जो समाज में बेहतर तरीके से काम कर सकें और समाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। एक अच्छे बिजनेस को खड़ा करके एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन यह सब पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना पड़ेगा जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि वह एक साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकेगा। लेकिन बहुत से लोग स्टेज का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने के लिए हर बड़े से बड़े आदमी को घबराना पड़ता है। और दोस्तों, यह किताब आपके इसी डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़ों की कसरत कर अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो यह बुक आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना हो तो वह उसे चलाकर ही सीख सकता है। लगभग हर कोई एक ना एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां बिल्कुल होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन उन सभी गलतियों को आप बेहतर तरीके से बोलना सीखेंगे। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स जब भी पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें भी घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब यह होता है कि आपका उस डर पे काबू होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप उस डर को आज़ाद हो सकते हैं या किस तरीके से आप उस डर से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें आप अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर वह देखने में कुछ ख़राब तो नहीं लग रहे। आप यह सब सोचना बंद कीजिए और अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना था। इस तरह से वह घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। आपकी विनम्रता को बनाए रखिए, अपने डर को बगल में रखिए, एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त और प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। दोस्तों, एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाना सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, अगर आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर आपको सिर्फ़ एक ही तरीके का धुन सुनाई देता या गाने वाला सिर्फ़ एक ही टोन में गाता जाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ खूबी को दिखाती जाए तो वह खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग की होती तो कैसी लगती। लगातार आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इस तरीके से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आपने कुछ भी रटा हुआ बोले जा रहे हैं। और आपके टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए। अपने वाक्य के ज़रूरी हिस्सों पर ज़ोर दे के बोलिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर इस वाक्य के कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्म और नतीजा। अब इन ज़रूरी शब्दों को थोड़ा ज़ोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्द से अलग लगे। लेकिन
ज़ोर देने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर बोलेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे कुछ अलग तरीके से कहना है ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्द उस वाक्य के ज़रूरी शब्द हैं। अगर आप ज़ोर से बोल रहे थे तो उन शब्दों को आराम से कहिए, और अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को ज़ोर से कहिए, या फिर आप उन्हें अपने स्टाइल में कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वह बाकी शब्दों की तुलना में अलग लगे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, अपने स्पीच को बदलना। दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज़ बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो बीच में आराम से बोलने लगते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने के ठीक पहले या ठीक कुछ देर बाद के लिए रुक जाएं, तो वह बात बाकी बातों के अलावा अलग लगेगी, या फिर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज़ रफ्तार में करते हुए और अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षित बना सकते हैं। दोस्तों, अपनी बात के ज़रिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्पीकर माना जाता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरीके से अपने सुनने वाले के अंदर एक भावना पैदा कर सकें तो वह आपको बहुत पसंद करने लगेगा। लोग इसलिए कॉमेडी शो को ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री को कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है और उन्हें खुशी प्रदान करती है। और सिर्फ यही नहीं, सुनिए, अब सेल्स में भी जब हम ग्राहकों की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वह अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो, वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने एक आईफोन रख दिया जाए और दूसरा स्मार्टफोन भी रख दिया जाए तो ज़्यादा संभावना है कि आप आईफोन को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा ऊपर उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप लोगों के दिल पर भी काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके। आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। दोस्तों, जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग के कुछ घंटे पहले वह एक कमरे में बंद करके अपने आप को और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिस तरह से वह देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। दोस्तों, गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथों और अपने शरीर को स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह वो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलना चाहिए, और आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दोस्तों, गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे एक ही तरीके से इस्तेमाल करें। यह संभव भी नहीं होता है। आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलना चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसके गेस्चर्स बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो गेस्चर्स निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपकी टोन के साथ मैच खाते हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं,
इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर्स अच्छे लग रहे हैं और किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो गेस्चर्स आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को एक हद से ज़्यादा मत हिलाइए और साथ ही अपने चेहरे के भाव पर भी ध्यान दीजिए। कंक्लूज़न, हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक बोल सकें। अपनी बात के ज़रिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसमें बेहतर बनिए। क्या करें? अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में शामिल कीजिए। फिर देखिए। तो दोस्तों, आपको आज का यह द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने का? अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।